एशिया टाइम्स के खास प्रोग्राम आज की बात में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अशरफ अली बस्ती। आज हम एक बहुत ही अहम इशू पर बात करने के लिए हम आपके साथ शामिल हैं। मेरे साथ मेरठ से जुड़ रहे हैं उरूज आलम साहब, जो एक पत्रकार हैं, बहुत ही अनुभवी पत्रकार हैं। एक लंबे समय से मेरठ में कई अखबारात और चैनलों के माध्यम से लगातार आप तक पहुंचते रहे हैं। उनके साथ 10 जून को एक वाकया हुआ है। 10 जून को स्नैपडील के नाम पर कुछ लोगों ने कॉल की, किसी ने कॉल की और कॉल करके ये कहा कि आपने जूते बुक किए हैं। इन्होंने जब मना किया, उसके बाद इनके साथ गालम गलौज शुरू की गई, बदतमीजियां की गई और उसके बाद इन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। बाद में इन्होंने वहाँ की जो नौचंदी थाना है, वहाँ पर इन्होंने एफआईआर दर्ज किया है और उसके बाद में वहाँ से आने के बाद अभी तक 3 दिन गुजर गया है, लेकिन अभी तक कोई पुलिस ने कोई बहुत ज़्यादा अपडेट इन्हें नहीं दिया है। उरूज आलम साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने मुझे वक्त दिया और बहुत शुक्रिया। समय दिया कि मैं आपके साथ बैठूं और आपके पूरे के साथ जो कुछ वाकया हुआ है वो जानूं। तो सबसे पहले मुझे आप ये बताइए कि आपके साथ 10 जून को क्या हुआ था? 10 जून दोपहर करीब 2 बजे का वक्त था। मैं अपनी फैमिली के साथ बैठा हुआ था। तभी मेरे पास अननोन नंबर से कॉल आती है और जी, फ़ोन उठा के पूछा जाता है कि आप उरूज आलम बात कर रहे हैं यूपी से? जी। जी, कर रहा हूँ। तो कहने लगे मैं स्नैपडील से बात कर रहा हूँ। उन्होंने अपना कुछ राकेश कुमार करके अपना नाम बताया कि आपने हमारे यहाँ से कैंपर्स कंपनी के रनिंग शूज़ ऑर्डर किए हैं। तो मैंने कहा मैंने ऐसा कोई ऑर्डर दिया ही नहीं है। कहने लगे नहीं, मेरे पास शो हो रहा है और आपने दिया है। जब मैंने उनसे कहा कि जब मैंने नहीं दिया है तो दिया ही नहीं है मैंने। कहने लगे कि आपने दिया है और हमारे पास इसकी पूरी डिटेल हैगी। मैंने भाई जब मैंने नहीं दिया, मैंने 3 बार उनसे मना करा कि मैंने कोई ऑर्डर नहीं दिया है आप लोगों को। तो एकदम बोलते हैं कि क्यों नहीं दिया? मैंने क्यों नहीं दिया का क्या सवाल है? जब नहीं दिया तो नहीं दिया। बस इतना कहते ही वो जो उधर से थे दूसरी तरफ से, उन्होंने मुझे गालियाँ देना शुरू कर दिया। क्या नाम था वो जो दूसरी साहब से बात कर रहे थे, किस नाम से? राकेश कुमार नाम बताया गया मुझे। अच्छा, जी। ठीक तो है। उधर से मुझे गालियाँ देना शुरू कर दिया गया। मैं अपनी फैमिली के साथ बैठा हुआ था। मैंने उनसे बोला कि मैं फैमिली के साथ बैठा हुआ हूँ, वरना जिस भाषा में आप मुझसे बात कर रहे हैं, मैं उसमें जवाब देना जानता हूँ। हुँ, तो उन्होंने कुछ नहीं सुना, वो कंटिन्यू उधर से मुझे लगातार गालियाँ मिलती रहीं। फिर मैं अपने जो सेकंड फ्लोर है, मैं वहाँ पर गया बात करने के लिए। तब मैंने जब जाके उनका वॉइस सुनी उनकी, तो उनका कहना ये था कि इमरान खान बुला रहा है, इंडिया छोड़ दो। अच्छा। इमरान खान बुला रहा है, इंडिया छोड़ दो। तो मैंने कहा इंडिया क्यों छोड़ दो? इंडिया क्या हुँ, तुम्हारा थोड़ी ना है? जी। तो कहा गया इंडिया छोड़ दो वरना तुम्हारे गोली मार दी जाएगी। ओह! और तुम्हारा क्या रखा है, मतलब वो शब्द जो जाति सूचक शब्द हाँ, हाँ, इस्तेमाल होते हैं, ज़ाहिर है। वो हुँ, टोटल इस्तेमाल हुए। गालियाँ इतनी भद्दी-भद्दी गालियाँ दी जा रही थी हुँ, कि मैं बयान नहीं कर सकता उस चीज़ को। जी, बिल्कुल। वो मेरे साथ किया गया। फिर उसके बाद में कहा गया कि इंडिया छोड़ो, इंडिया तुम्हारा नहीं है। मतलब कंटिन्यू वो चीज़ चलती रही। जब मैंने मालूम करना चाहा कि मैं बोल कहाँ से रहे हो, आप कौन बोल रहे हो? हुँ, तो हुँ, उसने एकदम फ़ोन कट कर दिया वहाँ से। उसके अच्छा, बाद मैंने जो मेरा पास का थाना है, जो मेरा लगता है थाना नौचंदी थाना, मैंने हुँ, वहाँ जो इंस्पेक्टर हैं प्रेमचंद शर्मा, उनको कॉल करके पूरी डिटेल बताई। उन्होंने कहा जी, ठीक है, आप एक तहरीर दे दीजिए। हुँ, तो मैंने वहाँ जाकर थाने में तहरीर दी। अब हुँ, तहरीर देने के भी ये मान लीजिए आपके 3 दिन हो चुके हैं। जी, जी। अभी तो क्या तक मतलब ये है। तहरीर देने के 3 दिन के बाद अब अभी आप नया अपडेट लेने के लिए आपने थाने को कॉन्टैक्ट किया था आपने कि क्या है जी, उसका अपडेट था? मैं थाने गया था, तो हुँ, थाना प्रभारी तो मिले नहीं थे। एक हुँ, हुँ, चौकी इंचार्ज मिले थे वहाँ पे, उनसे मेरी बात हुई थी, दरोगा मिले थे। तो मैंने उनसे हुँ, पूछा इसमें क्या अपडेट है? कहने लगे तहरीर मेरे पास अब आई है। थाने 3 से दिन के तहरीर बाद? मेरे पास 3 दिन के बाद। हुँ, तहरीर मेरे पास अब आई है और इसमें कल तक हम इसकी डिटेल निकलवा लेंगे या परसों तक अच्छा। इसमें कार्रवाई की जाएगी। लेकिन वही है, ढीला-ढाला रवैया है बिल्कुल। और हर चंद कोशिश ये है कि किसी तरीके से कम्युनिटी को जो है भड़काया जाए, क्योंकि जब-जब चुनाव आते हैं तब-तब ये चीज़ें सारी होती हैं। हुँ। अच्छा, क्या आपको लगता है, क्योंकि आप एक पत्रकार हैं और वहाँ मेरठ में लगातार आप कवर करते रहे हैं सामाजिक और सियासी मामलात को, उत्तर प्रदेश में एक लंबे समय से आप वहीं के हैं। तो अभी जो सिचुएशन उत्तर प्रदेश की है, जिस तरह से कोरोना में उत्तर प्रदेश का पूरा निज़ाम फ़ेल रहा और हर तरफ त्राही-त्राही मची हुई थी, मौतें हो रही थीं, समुद्र नदियों में मुर्दे फेंके जा रहे थे। तो कहीं आपको लगता है कि ये उस वक़्त इस वक़्त का जो वहाँ का जो शासन है या प्रशासन है, जो हुकूमत है, वो परेशान होकर के इस तरह से जो कम्युनिटी के दरमियान एक गैप बनाने की जो कोशिश है, जो उनका फ़ायदा जिसी से होता है कि गैप बना दिया जाए, दूरी बना दी जाए पोलराइज़ेशन करने के लिए।
तो क्या ऐसा कुछ मामला आपको लगता है, क्योंकि वहां से बहुत सारी इस तरह की खबरें मिलती रही हैं कि पिछले 20-15 दिन में, जो मैंने कहा आपको कि कई ऐसे लिंचिंग के वाकयात हुए नजर आए हैं। तो क्या आपका आपका क्या ऑब्जर्वेशन है इसमें? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि कोरोना काल में जो है, बिल्कुल अगर सरकार की तरफ से किसी भी इंतजामिया की बात की जाए तो वो सिफर था। जी। उसमें कहीं से कहीं तक भी कोई ऐसा नहीं नज़र आया, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक साथी कैमरामैन था, उसकी मदर जो है कोरोना काल में ही रिक्शे में उसकी मदर ने दम तोड़ दिया था। किसी भी हॉस्पिटल ने नहीं लिया था। कुछ लोग ऐसा था कि जो हिंदू कम्युनिटी के थे, उन लोगों के परिवार के लोगों ने ही उनकी अर्थी को कांधा नहीं दिया। मुस्लिम जी। लोग आगे आए, उन्होंने शमशान घाट तक यात्रा निकाली और ले जाके वहाँ पे उनको अग्नि दी। तो ये जी। चीज़ें बहुत सारी आगे बढ़ के आ रही थी, क्योंकि हुँ। जितने भी लोग थे मिल-जुल के रहना चाह रहे हैं और मिल-जुल के यहाँ पे सब चल रहा है ठीक-ठाक। रहा लिंचिंग का सवाल, तो देखिए जब-जब चुनाव आता है तो ये चीज़ें उभरती हैं। बिल्कुल। आप इसमें ये देखिएगा, कभी किसी चीज़ के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे उकसाया जाता है, शब्द ऐसे बोले जाते हैं कि आप के सोच भी नहीं सकते कि आप के उन्हें किस तरीके से आप टैकल करना है, आपको किस तरीके से उन्हें हैंडल करना है, कुछ समझ में नहीं आता उन चीज़ों का। तो हुँ। ये चीज़ें होती हैं। तो कहीं न कहीं ये जो शरारती तत्व हैं इसमें जो है, इन लोगों को माहौल बिगाड़ना है और चुनाव दोबारा से जो है वो हिंदू-मुस्लिम की तरफ इन लोगों को लेके जाना है। तो कहीं न कहीं साजिशें तो हैं ये। अच्छा, ये मेरठ में चूँकि बहुत ही तारीख़ी शहर है और उसकी एक लंबी तारीख़ रही है। पहली जंग-ए-आज़ादी 1857 में जो उठी वो मेरठ से उठी। तो जी। अभी फ़िलहाल वहाँ पर हिंदू-मुस्लिम की जो सूरत-ए-हाल है रहने की, और उनका जो कम्युनिटी का जो रिलेशंस है, किस स्तर पर आप अभी फ़िलहाल पाते हैं? उसमें क्या कमी पाते हैं और क्या बेहतरी पाते हैं अभी फ़िलहाल आप? देखिए, अगर मैं बात करूँ, क्योंकि फ़ील्ड में रहता हूँ, मैं ग्राउंड में रहता हूँ, तो इस चीज़ों को मैं देखता हूँ, जो अपने नज़रिए से जो मैंने देखा है अभी तक। जितने भी आम लोग हैं, वो हुँ। साथ में मिल के रहना चाहते हैं और साथ जी। में मिल के रहते हैं। जितना भी व्यापारी वर्ग है, वो साथ में रहता है और हुँ। एक-दूसरे से जो है अपना व्यापार चलाता है यहाँ पर। जी, लेकिन बिल्कुल। एक जो कहा जाए पॉलिटिकल बड़ा तबका, जी, जी, जी। पॉलिटिकल का जो बड़ा तबका है एक, वो नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से लोगों के बीच में सौहार्द पैदा हो। हुँ। कोई ना कोई मुद्दा ऐसा उठता है, इश्यू ऐसा उठता है कि उसमें जो है लोग ये देखने लगते हैं, यार ये तो हिंदू है, यार ये तो मुसलमान है ना? तो उसमें जी। थोड़ा गैप होना शुरू हो जाता है लोगों के बीच में। और एक बात अगर कही जाए कि हम लोगों के दिमाग में जो है, वो हुँ। ऐसा ज़हर घोल दिया गया है, धर्म का जो ज़हर घोल दिया गया है ना, हुँ, वो हुँ। आने वाले काफ़ी सालों तक वो नहीं निकल पाने का दिमाग से लोगों हुँ, के। हुँ। कोरोना जी, काल में बिल्कुल। लोग मरे हैं। जी, जी। जी, कोरोना अच्छा, काल में मुझे ये लोग बताइए। मरे हैं। जी, बिल्कुल जी, सही कहा आपने, मरे हैं लोग और बड़ी तादाद में वहाँ पर तबाही हर जगह हुई। दिल्ली में हमने देखा, हर पूरे जगह। हिंदुस्तान भर में बड़े पैमाने पर बिल्कुल बेकाबू चीज़ें थीं। तो उस वक़्त तो सारे लोग फ़ेल थे और उस वक़्त वही लोग जो आस-पास में लोग थे एक-दूसरे की मदद कर पा रहे थे। ना निज़ाम तो कहीं था ही नहीं, सिस्टम तो कहीं था था ही ही नहीं, नहीं, है ना? कहीं था नहीं। तो मैं ये कह रहा था कि आपके साथ आज ये जो 3 दिन पहले जो घटना हुई और आपने पुलिस को जो रिपोर्ट की है, अभी तक कोई वहाँ से बहुत ज़्यादा एक्सेस नहीं हुआ है। वहाँ से आश्वासन ही आपको भी मिला है और 1-2 दिन और भी आप देखेंगे, जैसा कि उन्होंने बताया है। तो आने वाले दिनों में और क्या कुछ आपके ज़हन में आ रहा है कि जो ह्यूमन राइट कमीशन है जो हिंदुस्तान का, आप उसे भी अपनी इस समस्या को, जो आपके साथ ये वाक़या हुआ है, उसे भी आप लिखें। और जो बिल्कुल। सरकार के जो बड़े लोग हैं, ख़ास तौर से जो सेक्रेटरी लेवल के जो लोग हैं, उनको भी आपको लिखना चाहिए मेरा ख़्याल है। हो सकता है कि आप उस तरफ तवज्जो दें। तो क्या आप आने वाले दिनों में, अगर आपको लगता है कि मतलब चूँकि ये एक आपके साथ एक मामला नहीं है, आप अकेले नहीं हैं, इस तरह के अगर वाक़यात को छोड़ दिया जाता है, तो गोया कि वो जो लोग मौजूद हैं, जो ग्रुप मौजूद है, वो और लोगों को इस तरह का निशाना बना करके और धमकी के इस अमल को और बढ़ाएगा और बढ़ाएगा। तो उससे तो बढ़ाएगा। बहुत ज़्यादा और ज़्यादा प्रेशर में लेने की बात होगी। तो अगर इसको काउंटर नहीं किया गया सही तरीके से, तो उससे उस सिलसिले में आप अपने आप को कितना तैयार पाते हैं? कि जी। चाहे मुझे सीएम तक जाना पड़े इसमें, चाहे हुँ। मुझे अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़े, इस लड़ाई को तो जी। आगे लेके जाना है मुझे। क्योंकि जिस जी। तरीके से यहाँ का एक माहौल क्रिएट कर दिया है कि कुछ भी कह दो, कुछ भी कह दो, ठीक है ना? हुँ। अगर कोई एक विशेष तबका हो, उसको कोई कुछ कह दे तो पूरा हाय-हुल्ला हो जाता है, थाने भर जाते हैं, है ना? एक प्रेशर बनाया जाता है। लेकिन अगर समस्या आती है किसी मुसलमान बच्चे के साथ में, अगर ये समस्या आती है, तो उसको लोग जो है मतलब एक इग्नोर करना चाहते हैं। अरे यार! अभी मैंने जो अपनी पोस्ट डाली थी मैंने अपनी एफबी पर, उस पे जी, जी। कमेंट आने शुरू हो गए कि पाकिस्तान भेज रहा है, वीज़ा भी बनवा दिया है उसने या नहीं बनवा दिया, उसने ये करवा दिया। तो एक एक मज़ाक में के तौर में
ले जाना शुरू हो जाता है उस चीज को। हाँ जी। और प्रशासन भी जो है वो नहीं गंभीरता से लेता, बिल्कुल भी जो गंभीरता होनी चाहिए वो नहीं ली जाती। तो इस चीज के अच्छा। लिए मैंने जी जी बताएं। आगे आगे प्लानिंग पूरी ये है कि इस लड़ाई को मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि जितना कुछ कहा गया है, पाकिस्तान क्यों जाए हम लोग, बिल्कुल क्यों सही। जाए पाकिस्तान, पाकिस्तान का हमारा मतलब क्या है, हिंदुस्तान में हम लोग रहते हुए आए हैं, हिंदुस्तान हमारा है। और ये होते कौन लोग हैं जो कहते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ? हम्म, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, लेकिन हम्म, इन लोगों का जो ये मुद्दा है ना, कि आप लोगों को हिंदू मुस्लिम देखना है, एनआरसी, है ना, दुनिया भर के मुद्दे ऐसे उठा देते हैं जो हम्म, उलझ के रह जाते हैं हम लोग भी। बहुत लोग ऐसे हैं जो आज भी मिलकर रह रहे हैं और आगे भी मिलकर रहेंगे। रहा दुनिया में चेहरा जाने वाली बात है, तो दुनिया के अंदर तो हिंदुस्तान में सिर्फ जो है ना वो धार्मिक जो हिंसा वाला मामला है, धार्मिक मुद्दों वाला मामला है, दुनिया के निगाह में वो चेहरा यहाँ से जा रहा है। किसान पड़े हुए हैं, किसानों की बात करी जाए, आप देखिए किसान लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं अपनी भी बात करूं तो मैं भी किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ, जी बिल्कुल। है ना। किसानों की बुरी हालत है, बदतर हालत है, सब्जियां सड़ के गई हैं खेतों के अंदर, ट्रैक्टर ट्रॉली चलानी पड़ी है, ऐसी खड़ी खड़ी फसलें जो है अपनी सब खत्म करनी पड़ी हैं, बर्बाद हुई हैं लोगों की। तो मुद्दे वो नहीं है कि इन लोगों को ये नहीं सोचना कि देश को कैसे आगे बढ़ाना है, सिर्फ उलझाना है। चुनाव आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, ठीक है, तो कोई ना कोई शगुफा ऐसा छूटना है। ये जो जितने भी षड्यंत्र हो रहे हैं, इस तरीके की कॉलें आनी, लोगों को धमकाना कि पाकिस्तान चले जाओ वरना तुम्हारी गोली मार दी जाएगी, ये सिर्फ ये है कि किसी तरीके से कम्युनिटी भड़के और आपस में हिंदू मुसलमान भिड़े। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे समय दिया इसके लिए। इंशाल्लाह हम फिर जो है आपसे मुलाकात करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपके साथ जो कुछ हुआ है आपको इंसाफ मिलना चाहिए और जल्दी मिलना चाहिए। इंसाफ जब जल्दी मिलता है तो उम्मीद बनती है सिस्टम से, वरना जब इंसाफ डिले हो जाता है, लेट हो जाता है, तो उसका कोई मतलब नहीं होता। हम मेरठ प्रशासन से, खासतौर से पुलिस प्रशासन से भी ये अपील करते हैं कि उरूज आलम के साथ जो कुछ भी हुआ है उस पर जल्दी से जल्दी नोटिस लेते हुए जो भी इसके कल्प्रिट हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, ताकि लोगों को एतमाद हो हमारे हिंदुस्तान के आइन पर, हिंदुस्तान के कानून पर और हिंदुस्तान के निज़ाम पर। आज बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।